औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। अभी हमने देखा था कि आदिवासी जो हैं ये सारे के सारे लोग अपने तरीके से जीवन जी रहे हैं, जंगल का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है इनके ऊपर, जहां मर्जी आती है वहां जाते हैं, शिकार करते हैं, घूम घूम कर खेती करते हैं। अब क्या हुआ, परिवर्तन क्या हो गया, इतने हजारों सालों से अभी तक आदिवासियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, वो अपनी अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं और सारे संसाधनों पर अभी तक उन्हीं का अधिकार है। लेकिन अब क्या होगा, अब अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने हमारे देश के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। अब वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि सारे संसाधन उनके हैं। सारे संसाधन किसके, अंग्रेजों के। तो आदिवासियों का अब उन संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं होगा। यानी अब आदिवासियों को किसके हिसाब से चलना पड़ेगा, अंग्रेजों के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो नियम अंग्रेज बनाएंगे उन नियमों को मानना पड़ेगा, और जो नहीं मानेगा उसको, जो नहीं मानेगा क्या करेंगे तब, सजा दी जाएगी। हाँ, दंड कैसा, दंड कैसा, दंड कैसा, निकाल दिया जाएगा, या तो जेल में बंद कर देंगे या फिर उनको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि क्या हुआ आदिवासियों के साथ, क्या नियम बनाए गए और क्या उनके जीवन में उन नियमों के कारण परिवर्तन आया। तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। यानी अभी अभी तक क्या था कि जो मुखिया होता था समूह का, आदिवासी समूह का, वो अपने हिसाब से आ, अपने लोगों के लिए नियम बनाता था और नियमों का पालन करवाता था। अब क्या परिवर्तन हो जाएगा, अब परिवर्तन हो जाएगा कि नियम अब अंग्रेज बनाएंगे। तो मालिक अभी तक मुखिया थे, अभी मालिक अंग्रेज बन जाएंगे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांव पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो क्या परिवर्तन हो गया, पहला परिवर्तन याद कर लीजिए, अभी तक सारे नियम कायदे कानून जो थे वो मुखिया बनाते थे, अब नियम कौन बनाएगा, अंग्रेज। और इन मुखियाओं का क्या काम होगा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि उन नियमों का पालन जो है सभी लोग करें। तो ये परिवर्तन हो गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराने देना पड़ता था, तो और अंग्रेजों के एक प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने से भी लाचार हो गए। तो ये परिवर्तन हुए। अब देखेंगे हम कि घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। अभी तो हमने देखा कि मुखियाओं की जो शक्ति थी वो किस प्रकार कम हो गई। अब हम देखेंगे कि जो घुमंतु काश्तकार थे, काश्तकार मतलब वही किसान, याद रखिएगा, उसके लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं काश्तकार कह रहे हैं, कहीं रैयत कह रहे हैं, कहीं किसान ही कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, काश्तकार मतलब कौन हो गया, किसान की बात हो रही है। तो वो लोग जो जो घूम घूम कर खेती कर रहे थे उन लोगों का क्या होगा। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है कि अंग्रेज ऐसा क्यों चाहते हैं, कोई बताएगा। ये भरोसा नहीं था उन पर नियंत्रण पाने के लिए, उन पर शासन करने के लिए। अब देखो, जो आदमी लगातार घूम रहा है, जो आदमी लगातार घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस पर नियंत्रण करना कठिन है, उससे कर वसूल करना भी कठिन है। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेज चाहते हैं कि
इसलिए अंग्रेज ये चाहते हैं कि ये लोग एक जगह रहकर खेती करें ताकि इनको आसानी से नियंत्रित किया जा सके और इनसे कर वसूला जा सके। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि उन्होंने ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसने की अंग्रेजों की बहुत कोशिशें कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। तो अब देख, जो घूम घूम कर खेती कर रहे थे, है ना, उस खेती पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या पाबंदी लगाई गई कि अब लोग जो है वो घूम घूम कर खेती नहीं करेंगे, एक जगह स्थायी रूप से रहकर ही उन्हें खेती करनी होगी। और क्या अंतर आया? जमीनों को माप कर लोगों को उसमें हिस्सा दिया गया, जमीन बांट दी गई लोगों के बीच और उनसे लगान वसूला जाने लगा। लगान भी तय कर दिया गया था कि कौन व्यक्ति कितना लगान देगा। तो ये कुछ परिवर्तन आए। अब हम देखेंगे वन कानून और उनके प्रभाव। तो जंगलों के लिए क्या कानून बनाए गए और उसका नतीजा क्या निकला उन कानूनों का। जैसा कि आपने देखा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अभी तक हमने ये पाया कि जो आदिवासी है वो जंगलों का इस्तेमाल जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। कुछ जंगलों में घूम घूम कर खेती करते हैं, कुछ चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ शिकार कर रहे हैं, है ना, यही तो हमने पाया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जंगल पर अगर हम कानून बना देंगे और इन कानूनों के जरिए अगर स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो उसका सीधा असर आदिवासियों के जीवन पर पड़ेगा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी जंगल किसके हो गए? सरकार के हैं, उस पर सरकार का नियंत्रण है। राज्य का नियंत्रण मतलब किसका नियंत्रण? सरकार का नियंत्रण। हमने एक छोटी बात बताई है, राज्य के सरकार का। राज्य सरकार बोल लिया, तुम सब लोग ज्ञानी बन गए। अब हम थोड़ा ज्ञान हमसे ले लो, या अभी और किसी को ज्ञान देना है? हमने पूछा राज्य से क्या तात्पर्य है, राज्य से क्या समझते हैं? सर एक रियासत जिसमें एक राजा मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे सर शासन करता है। पर्टिकुलर एरिया से मतलब नहीं होता। हमने आपको बार बार ये बात बताई है, जब कहीं पर भी आप राज्य लिखा देख लें, अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो एक इलाके की बात हो रही है तो उसका मतलब एक देश होता है। राज्य का मतलब देश से है। पॉलिटिकल साइंस में देश नहीं लिखा जाता, राज्य लिखा जाता है। तो राज्य वो राज्य नहीं है जो आप स्टेट समझते हैं, ठीक है, नहीं तो स्टेट को स्पेसिफाई किया जाता है हमेशा ही। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि किस बारे में बात हो रही है, तब आप राज्य से मतलब किससे समझिए? देश से समझिए, ठीक है। अगर स्पष्ट नहीं है कि क्या बोला जा रहा है राज्य के बारे में, तब आप समझ जाइए कि राज्य का मतलब तब क्या हो गया? देश। वरना वो लिखेगा कि कौन से राज्य की बात हो रही है, ठीक है, या किसी राजा की रियासत की बात हो रही है, राज्य की बात नहीं होगी। अगर कहीं खाली राज्य लिखा है तब मतलब समझ जाइए कि वो क्या है? देश की बात हो रही है। तो राज्य का नियंत्रण मतलब इसका क्या मतलब हो गया? सरकार का नियंत्रण, यानी देश में जिसकी सरकार है उसका नियंत्रण। तो देश में सरकार किसकी है? ब्रिटिश की। अंग्रेजों की सरकार है, यानी सारे जंगल किसके हो गए? अंग्रेजों के हो गए। ठीक है, क्या बोला गया कि उन्होंने क्या किया?
नियम बनाया और घोषित कर दिया कि जंगलों की जो संपत्ति है उस पर राज्य का अधिकार है। राज्य का अधिकार मतलब देश का अधिकार देश है ना। का और देश में सरकार कौन चला रहा है? ब्रिटिश अंग्रेज चला रहे हैं। तो सीधा मतलब क्या हो गया, जंगलों पर किसका नियंत्रण हो गया? अंग्रेजों का। ऐसा किसने घोषित किया? अंग्रेजों ने घोषित किया। और अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या किया जाएगा? आपको गोली मार दी जाएगी, काम खत्म। या फिर जेल में डाल दिया जाएगा, या आपको गायब कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कुछ भी किया जा सकता है आपके साथ। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। आरक्षित वन से क्या मतलब समझते हैं? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व मतलब वहां पे कोई नहीं जा सकता, वहां पे कोई नहीं जा सकता, कोई जा ही नहीं सकता, घुस ही नहीं सकता है। शिकार तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे शिकार तो ट्रेन शिकार तो शिकार बेटा तब करोगे ना जब अंदर जा पाओगे। यस तो अगर हम किसी एरिया को आरक्षित घोषित करते हैं तो मतलब वहां पे लोग आ जा नहीं सकते हैं, रिजर्व है वो। सब लोग नहीं जा पाएंगे, जिसके पास अथॉरिटी है वही आदमी अंदर जा पाएगा। तो बहुत सारे वनों को आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया। तो रिजर्व फॉरेस्ट मतलब अब उसमें आदिवासी जा ही नहीं सकते। तो जब जा ही नहीं सकते तो खेती भी नहीं कर सकते, शिकार भी नहीं कर सकते हैं, चीजें भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, जानवरों को वहां चराने के लिए नहीं ले जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये प्रतिबंध लग गया, यानी जिस जंगल को आरक्षित घोषित कर दिया वहां कोई नहीं जाएगा, और अगर जाते हुए पकड़े गए तो कठोर दंड मिलेगा। तो कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये जंगल ऐसे थे जहां अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फसल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अभी तक आपने देखा कि अभी तक जो है, जो आपके जनजाति लोग हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा रहे हैं, जंगल में कहीं भी खेती कर रहे हैं, कहीं भी शिकार कर रहे हैं। अब अंग्रेजों ने नियम बना दिया और नियम बना के कुछ वनों को आरक्षित घोषित कर दिया। तो अब वहां कोई नहीं जा सकता। तो अब जा नहीं सकते तो शिकार भी नहीं कर सकते हैं, खेती भी नहीं कर सकते हैं, तो चीजों को इकट्ठा भी नहीं कर सकते हैं, पशुओं को चरा भी नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अब आदिवासियों के सामने क्या समस्या आ गई कि वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। आजीविका तो छिन गई। जिंदा रहने के लिए जो काम कर रहे थे, चीजें इकट्ठा कर रहे थे, खेती कर रहे थे, वो सब उनसे छीन लिया गया। तो मजबूरी में क्या होगा, अब ये लोग जो है उनको अपने जंगलों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा और नए काम की तलाश करनी पड़ेगी। अब ये ध्यान रखिए कि अब नया काम कैसा काम होगा, ये बार बार याद रखिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वहां जंगल से निकले और डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और बड़े बड़े अधिकारी बन गए, पोस्ट बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठ गए। उसके लिए तो स्किल की जरूरत होती है ना। तो अब ये स्किल तो है नहीं, तो अब अनस्किल्ड काम होगा। और अब याद रखिए कि अनस्किल्ड काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। तो अब ये लोग क्या हो जाएंगे, अब ये लोग जो है वो गरीबी के चंगुल में फंस जाएंगे। फिर एक दूसरी तरफ हम देखते हैं, जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। अब क्या अंग्रेजों के सामने समस्या पैदा हो गई, अब अंग्रेजों को लकड़ी चाहिए थी, ऐसी लकड़ी जिसका इस्तेमाल वो जहाज बनाने के लिए कर सके या रेलवे की पटरियां जो बिछाने के लिए आजकल कंक्रीट के ब्लॉकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले लकड़ियों, दो पटरी होती है ना, रेलगाड़ी जो आपकी चलती है वो दो लोहे की पटरियों पे चलती है। अब लोहे की पटरी को सपोर्ट देने के लिए उसके नीचे जो है वो ब्लॉक जो है वो बिछाते हैं और उसी पे पटरी को बांधा जाता है।
और फिर चारों तरफ से गिट्टी डाली जाती है। ऐसे ही तो रेलवे ट्रैक देखा है ना, सबने देखा होगा। हाँ, तो आज आज जो है हम सपोर्ट देने के लिए कंक्रीट के ब्लॉक बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले तो कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो पहले किसका, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। कौन सी लकड़ी, साल और टीक, ठीक है, ये दो किस्म की लकड़ी जो थी उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो उसी से बड़े बड़े ब्लॉक बनाए जाते थे, पेड़ को काट कर, और रेल की पटरी बनाई जाती थी। तो एक तो ये हो गई बात। दूसरा जहाज बनाना है। तीसरा बहुत सारी इमारत है, उसमें बहुत सारी लकड़ी लगेगी। तो ये लकड़ी जंगल से काट के कौन लाएगा, अगर आदिवासियों को, सारे आदिवासियों को निकाल दिया गया तो। आज बात समझ में आ रही है। ये तो कह दिया लकड़ी बचाने के लिए नियम तो बना दिया कि कोई जंगल में नहीं जाएगा, आरक्षित वन घोषित कर दिया, लेकिन जो लकड़ी चाहिए, तो अब अंग्रेज तो जाएंगे नहीं कि अंग्रेज जाएंगे जंगल भीतर और वो लकड़ी काटेंगे और अपना काम चलाएंगे। तो उनको चाहिए थे मजदूर, तो मजदूर कहां से लाएंगे, और मजदूर भी लाएंगे तो भी एक समस्या है, जंगल को तो वो जानते नहीं है ना। और जंगल में खतरा भी बहुत है। खतरा क्यों है कि बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, बहुत सारे जंगली पौधे भी हैं। तो जंगलों को तो आदिवासी लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो अगर सबको बाहर निकाल देंगे तो समस्या क्या हो जाएगी, अंग्रेजों के लिए काम कौन करेगा। अंग्रेजों को जो लकड़ी चाहिए वो लकड़ी लाकर उनको देगा कौन, लकड़ी काटेगा कौन, ढोएगा कौन। ये एक बड़ी समस्या अंग्रेजों के सामने आ जाएगी, ठीक है। तो समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए, ये समस्या है। स्लीपर यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया। स्लीपर क्या होता है, लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं, है ना। तो जो पटरी होती है वो तो लोहे की होती है, लेकिन उसको सपोर्ट के लिए, उसको बांधे रखने के लिए उस जमाने में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए आज हम कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं। क्योंकि लकड़ी जो है, लकड़ी, अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे पेड़ों को आपको काटना पड़ेगा। तो पेड़ बचाने के लिए हम क्या करते हैं, आजकल हम वो सपोर्ट के लिए, जो दो पटरियां हैं उसको सपोर्ट देने के लिए हम कंक्रीट के ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ आया स्लीपर क्या होता है। सर वो लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। हाँ, वो सपोर्ट के लिए। जो पटरी होती है वो तो लोहे की होती है, जिस पर आपकी रेलगाड़ी चलती है ना। लेकिन अब वो जमीन पे ऐसे तो नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि कितना भारी होता है। इंजन ही ले लीजिए अगर आप खाली, तो उसको नीचे से सपोर्ट देना पड़ता है। तो वही सपोर्ट के लिए लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था, उसी को स्लीपर कहते थे। तो अब समस्या ये हो जाएगी कि लकड़ी काटे कौन और लकड़ी ढोए कौन। अगर सबको बाहर निकाल देंगे तो फिर इस समस्या का इलाज किया गया। क्या इलाज है देखते हैं जरा। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गांव बसा दिए, ठीक है। तो क्या किया, गांव बसा दिए और लोगों को कहा गया कि हम आपको जमीन देंगे, आप उस पर खेती कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों के लिए काम करना पड़ेगा। लकड़ी काटनी होगी, उसको ढोना होगा, जंगलों की सुरक्षा करनी होगी। सुरक्षा तो एक सेकेंडरी इशू हो गया। मेन पर्पस तो वही था कि मजदूर कैसे मिले, तो इस तरीके से सस्ते मजदूर मिल गए। इसके अलावा आप ये मत समझिए कि खाली जमीन दे दी तो उससे टैक्स नहीं वसूलेंगे, टैक्स भी वसूलेंगे और काम भी लेंगे। यस सर। अंग्रेजों के इस देश में जीना
कितना कठिन है। तो एक सोर्स है, इसको जरा पढ़ लेते हैं। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। बैगा कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो किसी के लिए मजदूरी करना पसंद नहीं करते हैं, जो मानते हैं कि वो जंगल की संतान है और किसी के लिए मजदूरी करना उनके लिए अपमान की बात है। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठा किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई है कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहां से अंग्रेजों के इस देश में। तो आप ये कविता के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि किस प्रकार जो है वो कई सारे कर जो थे वो इन लोगों पर लाद दिए गए और उन करों को चुकाने के लिए इन लोगों को अपने जानवरों को भी बेच देना पड़ता था। तो इतनी तंग हाली में और बहुत ही बुरे हाल में आदिवासी रह रहे थे। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। अब विरोध क्यों होगा? विरोध इसलिए होगा कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया, उनकी आजीविका तो नष्ट ही हो गई, साथ साथ उनकी सभ्यता और संस्कृति उस पर भी खतरा मंडराने लगा। अभी तक जंगल में रह रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी, अपने तरीके से पूजा पाठ करते थे, अपने तरीके से रीति रिवाज मनाते थे। अब जंगलों से दूर कर दिया गया तो उनका तो सभ्यता संस्कृति तो नष्ट हो ही जाएगी और साथ साथ आजीविका भी चली गई। तो इसीलिए विरोध हो रहा है। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरीके के विद्रोह थे। अब हम कल बात करेंगे व्यापार की समस्या के बारे में। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट टाइम पे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।